डॉक्टर संगीता यादव, ये बताइए कि जब भी जैसे बच्चे आते हैं इम्यूनाइजेशन के लिए, टीकाकरण के लिए, कई सिचुएशंस ऐसे होती हैं, जैसे हमारे कॉलर का सवाल था कि इंजेक्शन लगाया, उसके बाद उन्हें लगा कि इंजेक्शन की वजह से या वैक्सीन की वजह से कोई एलर्जी या कोई प्रॉब्लम हो गई। आप क्लियर कट वो दो सिचुएशंस बताइए, वो जो वैक्सीनेशन के बाद हो सकती है, जो सामान्य है, जिसमें चिंता की बात नहीं है, और वो दूसरी ऐसी जिसमें लग रहा है कि एलर्जी है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, या फिर वैक्सीन में बदलाव या कुछ और किया जाए। सबसे ज़रूरी बात यह है, जब भी हम टीकाकरण करते हैं, टीकाकरण हमेशा स्वास्थ्य केंद्र से ही उपलब्ध करना चाहिए। ये नहीं है कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन वालों ने एक कैंप लगाया और वहाँ जाके टीकाकरण हो रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमेशा स्वास्थ्य केंद्र या क्लिनिक से ही टीकाकरण करवाना चाहिए। पहला मैसेज ये है। दूसरा ये है कि जब भी हम टीकाकरण करते हैं तो कम से कम उन बच्चों को 15 to 30 मिनट्स, 15 से 30 मिनट वहीं पर रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एकदम कोई एक एलर्जिक टाइप का रिएक्शन हो सकता है, जिसको हमको इन बच्चों को निगरानी में रखना चाहिए, बैठा के रखना चाहिए। आपने देखा कि टीकाकरण केंद्र में कई बार इन बच्चों को हम थोड़ी देर के लिए बैठा के रखते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, कि कोई इनका कोई रिएक्शन नहीं आए। दूसरा, छोटी मोटी जो जैसे जहाँ टीकाकरण करा है उस स्थान पे, जैसे बाजू में करा या जांग में करा, तो वहाँ पर थोड़ी सी एक लाली आ जाती है, थोड़ा सा स्वेलिंग आ जाती है, तो ये एक नियमित रूप से होता है जी। दूसरा और हल्का सा बुखार, तो ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए हम पैरासीटामोल का छोटे बच्चों को सिरप दे देते हैं, बड़े गोली ले सकते हैं। और दूसरा जो एकदम जो एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन जिसको बोलते हैं, वो जानलेवा हो सकता है, वो गंभीर होता है, इसीलिए इनको वहाँ रखना होता है। और उस हिसाब से हमारे को प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। अगर कोई दवाई देनी हो तो हमारे हर टीकाकरण केंद्र में ये विशेष तौर से दवाइयाँ हम रखते हैं, अगर कोई जानलेवा टाइप की रिएक्शन हो जाए जी। और अभी ये हमारे एक दर्शक हैं, संजू हैं, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से टेलीफोन लाइन पर। आपका बहुत स्वागत, पूछें सवाल। जी, मेरा सवाल है कि जो प्राइवेट के टीके होते हैं, जैसे निमोनिया, चिकन पॉक्स, ये लगाने के बाद भी क्या हम लोग को डर रहता है इस बीमारी का? अच्छा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। डॉक्टर संगीता यादव, आपसे हम ये समझना चाहेंगे, जैसे किसी भी बीमारी के लिए जब टीकाकरण हो गया तो क्या फिर उस बीमारी से पूरा बचाव हो जाता है, या फिर भी वो बीमारी हो सकती है? जैसे इन्होंने चिकन पॉक्स का नाम लिया। कुछ टीके हमारे इतने बढ़िया हैं जिसमें हमारे 90% प्रोटेक्शन होता है। मतलब अगर 100 लोगों को लगा है तो 90% प्रोटेक्टेड होंगे। कुछ टीकाकरण ऐसे होते हैं जिनमें हमारा प्रोटेक्शन 80% होता है। कुछ टीका ऐसे होते हैं जिसमें प्रोटेक्शन 70% होता है। तो कई बार इसीलिए बूस्टर डोजेस देना आवश्यक है। जैसे हमने डीपीटी की बात करी थी, स्पेशली पर्टसिस की, डिप्थीरिया और टेटनस की जो क्षमता है वो अच्छी है, पर्टसिस की थोड़ी सी कम है, और इसीलिए हम बूस्टर डोजेस दे रहे हैं। इसीलिए मीजल्स के भी बूस्टर डोजेस देने पड़ रहे हैं, क्योंकि उसकी भी क्षमता कम है। ऐसे ही चिकन पॉक्स की जैसे इन्होंने बात करी, तो पहले हम कहते थे कि बचपन में एक डोज बहुत है, मगर देखा गया है कि एक डोज से अच्छी प्रोटेक्शन नहीं होती है, तो 2 डोजेस अनिवार्य है, 2 डोजेस देने ज़रूरी हो जाते हैं लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन के लिए। इसलिए आप देखिए हेपेटाइटिस बी के, ए के, तो हम 2 डोजेस देते हैं जी। और इस समय हमारे साथ हिमाचल से फोन लाइन पर हैं अजय जी। आपका स्वागत। क्या जानना चाह रहे हैं आप अजय जी? हाँ, नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ, ये रोटा वायरस का जो 2 डोज होते हैं ना, 6 वीक और 10 वीक का जी, ये एक्चुअली नेशनल प्रोग्राम के टीके में नहीं है, और ये बाद में मुझे पता चला। तो अभी ये दिलवा सकते हैं कि नहीं दिलवा सकते हैं? सेंटर पे जो मैम दीदी जो होती है ना जी, वो मना कर रहे हैं, तो क्या किया जा सकता है? अजय जी, उम्र कितनी है बच्चे की? बच्चे की उम्र 12 महीने। 12 महीने के हैं। डॉक्टर अरोड़ा? हाँ, रोटा वायरस जो है ये डायरिया का कारण होता है जी। इनफैक्ट ये देखा गया है कि जो हमारे अस्पतालों में डायरिया से जो बच्चे दाखिल होते हैं, उनमें 40 से 50% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको रोटा वायरस है। तो इस वैक्सीन को लगाने से बचाव हो जाता है। और ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि आमतौर पे इसको 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते पर ये टीका लगाया जाता है। बच्चा 12 महीने का है, लेकिन
ये है क्योंकि रोटा वायरस सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पहले 2 साल में होता है, तो 12 महीने के बच्चे को भी ये टीका लगाया जा सकता है, लेकिन इनको बाजार से खरीद के लगाना पड़ेगा। राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा अभी नहीं है जी। यही बात, अब चूंकि डॉक्टर खेड़ा बात फिर अब आप पर आ गई कि रोटा वायरस की जब बात हो रही है, ये इतनी बड़ी समस्या है, तो ये अभी तक राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बना है। क्यों नहीं बना है, कब बनेगा, और इसके अलावा और कौन सी और बीमारियां हैं जो आप राष्ट्रीय टीकाकरण का हिस्सा जिसे बनाएंगे भविष्य में? जैसे मैं बताऊंगा कि पिछले 2-3 साल से हमने कुछ नए वैक्सीन इंट्रोड्यूस किए हैं। जैसे पहले हमारे UIP प्रोग्राम में हम सिंगल डोज दिया करते थे मीजल्स का 9 महीने पे, पर जितनी रिसर्च हुई उससे मालूम पड़ा कि एक टीके से पूरी आपको मतलब प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, तो आपको 2 टीकों की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में 2 टीकों का प्रावधान है, एक 9 महीने पे और एक 1.5 साल की उम्र में। दैट इज़ नंबर 1। इसके अलावा हमारा जो दूसरा नया इंजेक्शन जो हमने शुरू किया है, जिसको हम बोलते हैं पेंटावेलेंट वैक्सीन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि कोई भी बच्चा निमोनिया से ग्रस्त ना हो, कोई भी बच्चा डायरिया से डेथ ना हो, तो उससे बचाव के लिए बहुत तरीके हैं और टीका भी एक तरीका होता है। तो अभी हमने 8 प्रांतों में पेंटावेलेंट वैक्सीन, जिसके अंदर 5 इंजेक्शन होते हैं, DPT के अलावा हेपेटाइटिस B भी होता है, और उसमें जो 5वां नया इंजेक्शन डाला गया है उसको हम बोलते हैं हिब, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा B, जो एक काफ़ी कारण है, कोई 30 से 40% निमोनिया की वजह होती है जी। तो हमें उम्मीद है कि हिब का इंजेक्शन, जिसको हम पेंटावेलेंट वैक्सीन कहते हैं, उससे हम निमोनिया का बचाव कर पाएंगे। इसके अलावा और भी कई सारे इंजेक्शन हैं जो हम सोच रहे हैं अपने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ऐड करने के लिए। जैसे रुबेला का है इंजेक्शन, अभी ये सिर्फ 8 राज्यों में आपने बताया, अभी 8 राज्यों में शुरू किया है, और हमें उम्मीद है कि इस साल हम पूरे देश में ये पेंटावेलेंट वैक्सीन का एक्सपेंशन कर देंगे। जी डॉक्टर संगीता, कौन सी दशाएं आप बताना चाहेंगी? जैसे बच्चे को अगर बुखार होता है तो पेरेंट्स को लगता है नहीं बच्चा बीमार है तो इसको वैक्सीनेशन नहीं करवाया जाए या अभी नहीं जा सकते, वो दशाएं जिसके अंदर पेरेंट्स को कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं करवानी है लेकिन करवाई जा सकती है, यानी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है वैक्सीनेशन के लिए। हल्का सा बुखार, थोड़ा बहुत जैसे किसी को डायरिया हो रहा है या कोई भी माइनर जो इलनेस है, उसमें टीकाकरण लगवाया जा सकता है। उसमें किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में अगर वो बच्चा जाता है और वो कहता है कि मेरे बच्चे को खांसी, नज़ला, जुकाम हो रहा है या थोड़ा सा 1-2 दस्त हो गए हैं, तो वहाँ के स्वास्थ्य केंद्र के जो वर्कर हैं उनको इन बच्चों को वापस कभी नहीं भेजना चाहिए, टीकाकरण आवश्यक दे देना चाहिए। जी, और डॉक्टर अरोड़ा वो दशाएं भी बता दीजिए आप प्लीज कि जिसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेशन होगा, अगर बच्चे को वो है तो उस समय वैक्सीनेशन नहीं हो सकता या ज्यादा असर नहीं होगा। हाँ, ये अगर बच्चे को बहुत सीवियर निमोनिया है या डायरिया है, मतलब जिसके लिए दवाई की आवश्यकता पड़ रही है, ऐसी स्थिति में कोई भी बीमारी हो जिसमें दवाई एंटीबायोटिक्स देनी पड़ रही हैं तो वो नहीं देना है। इसके अलावा अगर बच्चे में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, जिनमें प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती और बीमारी के बारे में अगर माता पिता को मालूम है, उस स्थिति में बिना डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी वैक्सीन नहीं देनी होती, खास तौर पे लाइव जो वायरस वैक्सीन्स हैं या लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन्स हैं। बाकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस टीकाकरण के लिए बहुत ही कम है। मतलब अगर बच्चा सचमुच बीमार है, दाखिल करा हुआ है, तो उस स्थिति में टीका नहीं लगाया जाता। क्या ऐसी भी कोई स्थिति हो सकती है कि बच्चा सिर्फ माँ के दूध पर है, माँ की तबीयत बहुत खराब है, तो क्या बच्चे का टीकाकरण उससे प्रभावित होगा? ये बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल कोई ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसमें बच्चे को टीकाकरण ना दिया जाए। अच्छा। ऐसी स्थिति में तो कई बार ये ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे को टीकाकरण ज़रूर दिया, क्योंकि माँ बीमार है तो बच्चे को परेशानी हो सकती है।